नमस्ते दोस्तों, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, साथियों। जो भी आप मुझे समझ लें, 50 के आसपास मेरी एज है। दिल से मैं अभी युवा हूँ, यूथ हूँ, क्योंकि मैं बच्चों के साथ पिछले 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया तब मेरी उम्र 20 साल के आसपास थी। और जो मेरे पास जो बच्चे पढ़ने आते थे वो 15-16 साल की उम्र के होते थे। आज भी मैं 15-16 साल की उम्र के बच्चों को से लेकर 15-16 साल 15 to 16 ईयर्स टू 22 to 25 ईयर्स 15 to 25 ईयर्स जो सबसे अच्छा फेज़ होता है, मैं उनको डील करता हूँ। तो मेरे बहुत प्यारे प्यारे बच्चों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु, सादर प्रणाम है आपको। और बहुत लोगों के मेरे पास फ़ोन आए और उन्होंने बहुत मुझसे रिक्वेस्ट करी कि सर आप क्लास 11-12 ग्रेजुएशन लेवल के इतने वीडियो बनाते हो, लेकिन 10th लेवल के वीडियो नहीं बना रहे हो। तो मैंने तुरंत डिसाइड किया और आज मैं आपके लिए 10th लेवल का ये 2021-22 का जो सेशन है, उसके लिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ वीडियो लाने की। तो आपको पता है कि इस बार ईयर जो सेशन 21-22 है, इसमें CBSE बोर्ड में बहुत बड़ा चेंज किया गया है। पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा, टर्म 1 का पेपर, जो कि आपका होगा नवंबर टू दिसंबर के बीच में। लगभग 50%, अप्रॉक्सीमेट 50% सिलेबस विल बी कवर्ड। तो मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु, तो मैं आपका केमिस्ट्री का पोर्शन लेके आऊँगा। एक मेरे चैनल पे आप जाइए, सब्सक्राइब करिए, उसको रेड आइकन प्रेस करिए और मैं आपके लिए वीडियोस लाऊंगा। आपके टर्म 1 की तैयारी की पूरी जिम्मेदारी मेरी, ये मेरा वचन है। और मेरा वचन ही आप लोग जानते हो क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि आपकी ज़रूरतें क्या है, आपको क्या क्या बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसको पहले आप ज़रा समझिएगा। कि सबसे पहले तो भैया, आप CBSE बोर्ड के हो, आपके पास ये NCERT होनी चाहिए। ये NCERT साइंस की है और इसमें केमिस्ट्री का पोर्शन मैं आपका लेके चलूँगा। तो एक तो आपके पास ये होनी चाहिए। दूसरी, इंडिया में ज़्यादातर बच्चों के पास सरदार जी की लखमीर सिंह मंजीत कौर, इनकी ये आपके पास में बुक है, ठीक है। इसमें आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, मगर आपको पता है ये 2 बुक आपके पास तो होनी ही चाहिए। लेकिन भैया, अब पेपर तो हो गया ऑब्जेक्टिव, अब ये पेपर में तो ज़्यादातर सब्जेक्टिव है। क्या करोगे सब्जेक्टिव? पुराना पैटर्न फेल, अब तक का सिस्टम जो टीचर लोग पढ़ाते हैं सब फेल। टीचरों के लिए सारा का सारा खेल नया। तो 10th लेवल के लिए कोई एग्ज़ाम भी वैसा कॉम्पिटिटिव नहीं होता है, बहुत स्पेशल एयरफोर्स वगैरह के होते हैं, उनमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कोई सिस्टमेटिकली नहीं होता है। तो पूरे इंडिया में खलबली मची है, बड़ा मुश्किल काम है, कैसे किया जाए। मैं करवाऊंगा केमिस्ट्री की, आप चिंता मत करिएगा। और ये तीसरी बुक जो आपको लेनी है, ये NCERT एग्जाम्पलर है। मेरी 10th की बुक इधर उधर कहीं मिसप्लेस हो गई, मुझे बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। ये जो बुक है, ये मैंने 12th की आपको दिखाई है। NCERT इशू करता है, स्क्रीन में देखिए, मैंने उसको लिख भी दिया है, NCERT एग्जाम्पलर। और जहाँ तक अरिहंत भी इसको बनाता है, और अरिहंत में सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। आप इनमें से ये 3 बुक आपके पास होनी चाहिए। नंबर 1 NCERT बुक, नंबर 2 एक रिफ्रेशर जो ज़्यादातर लखमीर सिंह मंजीत कौर की है, अगर आपके स्कूल में कोई और प्रिस्क्राइब की गई है तो आप उसको पढ़ लीजिए। और तीसरी बुक जो बहुत मस्ट अब हो गई है, NCERT एग्जाम्पलर फॉर
क्लास 10th। अगर आपको ये मिल जाए, आप ऑनलाइन मंगा लीजिए, ऑनलाइन सब अवेलेबल है, मिल जाएंगी ये सारी बुक्स। तो अब देखिए, अब आपको इसको शुरुआत करनी है। अब मैं आपके लिए वीडियोस लाया करूँगा। अब पहले मेरा टाइमिंग नोट कर लीजिए, रात में 9 PM, 9 बज गए हैं, पार्टी अभी बाकी है, और 9 बजे तो मैं पार्टी शुरू करूँगा। तो जो वीडियो मैं लेके आऊँगा उसमें मैं पहले शुरुआत करूँगा एग्जाम्पलर से। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस बहुत कठिन होते हैं, अगर उस लेवल का पेपर आया तो समझ लो आप चौपट हो गए। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस टफ होते हैं। एग्जाम्पलर बनाई जाती है ताकि बच्चों को आईआईटी मेंस और नीट लेवल की प्रिपरेशन छोटे लेवल से उनका माइंडसेट बन सके। तो और सरल क्वेश्चंस भी होंगे। तो मैं हर एक चैप्टर का जो पहला, देखिए 5 चैप्टर हैं आपके। अब इस सिलेबस कुछ दिन बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्द आ जाएगा। ये तो जुलाई के हम लोग लास्ट वाले कुछ डेज बाकी हैं, तो जुलाई के लास्ट में हम लोग चल रहे हैं। तो अभी जब ये आएगा तो पता चल जाएगा कितने चैप्टर केमिस्ट्री के आने हैं, उतने चैप्टर के मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। फिलहाल पहला तो आएगा ही आएगा, तो मैं पहले का आपको कराने जा रहा हूँ। इसमें मैं सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कराऊंगा, पहले तो मैं एग्जाम्पलर के आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के बीच में हमें कुछ टॉपिक्स भी ऐसे दिखेंगे जो पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, ऑब्जेक्टिव लेवल में आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टर्म 1 के एग्ज़ाम के लिए आपको ना तो स्कूल की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपका दोस्त केमिस्ट्री गुरु विष्णु आपके लिए सब कुछ लाएगा। तो टाइम कितने बजे? 9 PM, और डेज कोई फिक्स नहीं। रेड वाला बेल आइकन प्रेस करो, सब्सक्राइब पहले करो, बेल आइकन प्रेस करो, आपको खुद ही नोटिस मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन जाती रहेंगी, और आप आराम से आएंगे, मिलेंगे। मैं किस मोड में पढ़ाऊँगा? लाइव प्रीमियर मोड पे। लाइव प्रीमियर मोड में वो भी लाइव जैसा ही होता है। वो एक मेरा रिकॉर्डेड वीडियो होगा जो जब आप देख रहे होगे तो मैं भी देख रहा हूँगा, और उस समय आप मुझसे जो सवाल पूछोगे, जो क्वेश्चन पूछोगे, मैं आपको उसका जवाब तुरंत दूंगा उसी समय। ठीक है? तो अब बहुत सारी बातें हो गई हैं, तो अब मैं इसको पहले, सबसे पहले क्या करूँगा? सबसे पहले मैं अब आऊँगा अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है? तो अब देखिए स्क्रीन पे आपका एग्जाम्पलर का पहला पेज खुला हुआ है। अगर आपके पास बुक हो तो आप अपनी बुक भी खोल लीजिए। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और इसके अब हम पहले क्वेश्चन में आएंगे। बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, मेरी एक स्टाइल है पढ़ाने की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें देखिए एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, 4 में से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, पहली बात। दूसरी बात कि एक क्वेश्चन जब आप करिए तो उसमें और भी आप अपने ऑप्शंस ढूंढिए, कि उसमें और भी क्वेश्चंस क्रिएट करने की कोशिश करिए। जैसे इस पहली एक्सरसाइज में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में टोटल 18 क्वेश्चंस हैं, तो ट्राई टू मेक दिस क्वेश्चन अप टू 50 तक बनाने की कोशिश करिए। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको इन्हीं 18 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए अब मैं पहला क्वेश्चन शुरू करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। अब आप देखिएगा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, देखिए हमारे पास जो चेंजेस होते हैं, देखिए 2 तरह के चेंजेस होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज, दूसरा आपका होता है केमिकल चेंज। 2 तरह के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें चेंज होता है,
स्पेशली फिजिकल स्टेट वगैरह चेंज होते, केमिकल चेंज में कोई रिएक्शन होती है। अब मैं इसको एक जगह पर नोट कर ले रहा हूँ कि हमको इसको आपको थोड़ा डिटेल में कराना है। जैसे ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे उसके बाद फिर मैं बोर्ड में जाऊँगा और बोर्ड में जाके आपको ये सब टॉपिक को डिटेल में कराऊँगा। ठीक है, केवल यही 18 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ये चालू टाइप का वीडियो नहीं है, ये स्पेशल टाइप का वीडियो है। ठीक है, तो कौन इसमें फिजिकल चेंज नहीं है, नॉट। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, जिस भी क्वेश्चन में आपको ये नॉट अगर दिखा तो खतरा हो गया। अगर क्वेश्चन होता विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज तो क्वेश्चन सरल होता। तो फिलहाल ये क्वेश्चन कठिन हो गया, कौन फिजिकल चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, अब हम देखेंगे एक एक करके कि कौन सा हमारा फिजिकल चेंज नहीं है। ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। देखिए आप पानी को बॉईल करेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा, तो ये फिजिकल स्टेट ही तो चेंज हुई। तो इसका मतलब है ये तो आपका फिजिकल चेंज है। कौन फिजिकल चेंज नहीं है, विच इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज? मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर। अब भैया आइस को आप मेल्ट कर दोगे तो लिक्विड वाटर मिल जाएगा, अगेन फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। एंड सी, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। पानी में सॉल्ट को डिसॉल्व कर दो, इसमें भी कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, वो डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे सॉल्ट, मान लीजिए कि हम लोगों ने सॉल्ट ले रखा है, देखिए मान लीजिए कि हम लोगों ने सॉल्ट दे रखा है सोडियम क्लोराइड। अब इसको अगर हम पानी में डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो क्या होगा? मिलेगा भैया, एक हमको Na+ आयन मिलेगा और दूसरा Cl- आयन मिलेगा। ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा। ये एक तरह से फिजिकल चेंज है, क्योंकि NaCl जो हमारा सॉलिड फॉर्म में भी है, उसके अंदर से ये NaCl सॉलिड फॉर्म में है, इसके अंदर भी आयंस होते हैं। अभी यहाँ पर आयंस क्या हुए, अलग हो गए, डिफरेंट हो गए। तो ये तो हमारे देखिए 3 पार्ट तो सही नहीं है। चौथे पार्ट में हम आते हैं। चौथा पार्ट है कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG। जो हम लोग घरों में सिलेंडर्स यूज़ करते हैं, गैस सिलेंडर, वो होते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होते हैं। आंसर तो मैंने आपको इसका D दे दिया, लेकिन अब इसके साथ आप ये भी समझिएगा बात को कि ये LPG के अंदर और कुछ मैं बातें आपको बता देता हूँ। जैसे आपसे पूछा जा सकता है LPG है क्या, तो इसका फुल फॉर्म मैंने बताया आपको, लिख लीजिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके अंदर होता क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 2 इसके अंदर हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक होता है प्रोपेन और दूसरा होता है ब्यूटेन। चैप्टर नंबर, जिसमें ऑर्गेनिक में आप जाओगे तो वो मुझे लगता है टर्म 2 में ही आएगा, तो उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन के बारे में और डिटेल होगी। फिलहाल आप जान लीजिए कि LPG क्या होता है। इट इज़ मिक्सचर ऑफ 2 एल्केन्स, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो भैया पहला तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, ध्यान से इसको भी देखना
सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये देखिए आपको एक रिएक्शन दी हुई है, ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या है। ये देखिए आपका पहले देखिएगा ध्यान से कि पहले एक आपका देखिए ये अमोनिया है, फिर ये O2 है। अमोनिया की रिएक्शन O2 से हुई, Na बनता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। लिखते चलना, हर चीज़ मैं यहाँ नहीं लिखूँगा, अभी बोर्ड में बताऊँगा तो बहुत कुछ लिखूँगा, इसमें लिखने की लिमिटेशन है। प्लस वाटर, ये यहाँ पर बनेगा। तो देखिए जो रिएक्शंस हैं वो कितनी तरह की होती हैं। तो मैं दूसरा पॉइंट जो आपको डिस्कस अभी करूँगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दीज क्वेश्चंस, वो मैं देखिए क्या करूँगा, वो मैं करूँगा आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ये सब मैं पॉइंट नोट करता चल रहा हूँ। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कराऊँगा आपको। अच्छा, तो ये हमारी रिएक्शन है और अब हमको ये बताना है कि भैया ये कौन सा एग्जाम्पल है। तो ज़रा सा ये नाम आप याद कर लो। जैसे एक हमारा हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक मेरा हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक हुआ रिडॉक्स रिएक्शन, एक हुआ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाम से काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। और हमारा जो चौथा वाला है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है, ये होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। आप किसी भी एसिड की रिएक्शन बेस से कराओ और आपको सॉल्ट और वाटर मिले तो ये आपका होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये कौन से रिएक्शन का एग्जाम्पल, देखिए ये कठिन है क्योंकि इनके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो डेंजरस दिए हुए हैं। अब अगर आप ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए, आप भाई आपको ऑब्जेक्टिव का खेल भी तो सिखाना है। देखिएगा आप ऑब्जेक्टिव का खेल देखिए, ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं। ए वाले ऑप्शन पे आप जाइए, ए वाले ऑप्शन को आप देखिए ध्यान से। अब ए वाले में क्या दिया है, 1 and 4, 2 and 3 बी में दिया है, 1 and 3 इसमें दिया है, 3 and 1 इसमें दिया है। मतलब अरे मतलब भैया इसमें ये है कहानी कि ये तो आपके आ रहे हैं MCQ में मोर देन 1 करेक्ट। अरे 4 में एक ऑप्शन करेक्ट है तो ठीक है, अरे 4 में एक से ज़्यादा करेक्ट है, हो सकता है चारों करेक्ट हो सकता है 3 करेक्ट हो सकता है 2 करेक्ट हो सकता है कोई एक करेक्ट हो। ऐसे क्वेश्चन IIT एडवांस में आते हैं। कितनी अच्छी किस्मत है, आप IIT एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी यहाँ पर कर पा रहे हो। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसके ऑप्शंस को देखते हैं। जल्दबाजी मत करिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा देखिएगा। नंबर आपके, मर्जी आपकी, बिना किसी खर्चे के आपको सारा मज़ा मिल रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहला है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक किसी एलिमेंट की जगह कोई दूसरा एलिमेंट आता है। तो मुझे लग रहा है इसमें कुछ ऐसा कि ये डिस्प्लेसमेंट है। जैसे आप देखिए ये है NH3 और अब ये कन्वर्ट हो गया NO में, तो आपको लग रहा है कि H की जगह रिप्लेस होके O आ रहा है ना। NH3 से बन रहा है आपका NO, देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। देखिए ये NH3 है, देखिए ये NO है और इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो आपका H है उसकी जगह O रिप्लेस हो रहा है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो ये चल रही है हमारी।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट एक ही होगा राइट हैंड साइड में, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो ये नहीं हो सकता। देखो पहला तो मुझे लग रहा है, दूसरा नहीं लग रहा है। तीसरा रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देखिए रिडॉक्स में ऑक्सीजन जुड़ती है या निकलती है, हाइड्रोजन जुड़ती है या निकलती है। तो अगर हम इसमें गौर से देखें तो देखिएगा आप, ये देखिए आप O2 है और ये देखिए आप H2O है, तो साफ लग रहा है कि O2 में H जुड़ा है तभी तो H2O बना है। तो इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है, मुझे लग रहा है ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है ना, मतलब कहने का कि हमारा डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन नहीं है, रिडॉक्स है, न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं है, क्योंकि एसिड बेस होना चाहिए। अमोनिया और O2 में एसिड वो होते हैं जिनमें H+ देने की टेंडेंसी होती है, बेस वो होते हैं जिनमें OH- देने की टेंडेंसी होती है, तो दोनों नहीं है। तो इसमें 1 और 3 करेक्ट नज़र आ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, 1 और 3। ठीक है, समझते चलिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। देखिए अच्छा है क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन करेक्ट है। अगर नॉट करेक्ट आता तो हम लोग फंस जाते। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें एक एक करके ऑप्शन को समझेंगे। पहला ऑप्शन, आयरन मेटल गेट ऑक्सीडाइज्ड। देखिए मुझे तो भाई दिखाई दे रहा है, देखिए आप यहाँ पे इस आयरन को देखिए और इसको देखिए, साफ साफ इसमें दिखाई दे रहा है कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है। Fe में ऑक्सीजन ऐड होगी तभी Fe2 Fe3O4 बनेगा। तो आयरन मेटल इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो ये तो मुझे ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शन हमारा पहला सही है। वाटर इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। अब अगर हम इसको देखें, H2O से क्या बन रहा है, H2 बन रहा है। कैसे देखो, यहाँ गौर करो, ये H2O है और ये आपका H2 है। तो H2O से H2 बन रहा है, तो इसमें देखिए O निकल रहा है ना, O इसमें से निकल रहा है, देखो O निकल रहा है। O निकलने का मतलब ये हो गया देखिएगा ध्यान से, कॉपी पे लिखते चलिएगा। H2O और इससे अगर H2 बन रहा है तो भैया ये साफ साफ O निकल रहा है। तीसरे में हम लोग पहला वाला करेक्ट कर चुके थे, O का निकलना रिडक्शन होता है, तो इसका मतलब है वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी सही है। थर्ड पे आइए, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आप ऑप्शन गड़बड़ है, तो इसका मतलब है कि मुझे आपको, ये भी मैं पॉइंट नोट कर ले रहा हूँ, मैं आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में भी बताऊंगा। ये तीसरा टॉपिक, पहला टॉपिक फिजिकल केमिकल चेंज, दूसरा टॉपिक टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, तीसरा टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन। पूरा चैप्टर में पढ़ा दूंगा, 1 घंटे से 1.5 घंटे के चैप्टर में पूरा आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। कुछ उसके बाद करने की ज़रूरत नहीं है, ना स्कूल की ज़रूरत, ना कोचिंग की ज़रूरत, ना किसी की ज़रूरत, ना किसी सैम्पल पेपर की ज़रूरत, ना कुछ ज़रूरत। हाँ इसके बाद भी मैं इस चैप्टर में और MCQs लाऊंगा अपनी तरफ से। ये MCQ 1 मान लीजिएगा ये वीडियो, उसके बाद MCQ 2, उनमें मैं पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा बस। 9 बजे 9 PM पे आपका ये काम होगा। तो देखिए इसका आंसर आया ऑप्शन नंबर
सी इज करेक्ट, थर्ड का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ये कठिन है क्योंकि इसमें एक एक में पता नहीं कितने कितने आंसर सही हो रहे हैं। तो देखिए हमारा थर्ड हो चुका है क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखो एक्सोथर्मिक प्रोसेस का क्या मतलब होता है कि हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है। अगर वहाँ पर उस रिएक्शन जहाँ हो रही वहाँ पे आप खड़े हो, हाथ ला रहे हो, मुंह ला रहे हो, चेहरा ला रहे हो, शरीर ला रहे हो, तो यू विल फील द हीट, आप गर्मी को महसूस करोगे। तो एक मैं पॉइंट और लिख लेता हूँ जो मुझे पढ़ाना है। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको भी मैं आपको पढ़ाऊँगा ये 18 क्वेश्चन होने के बाद। आपके पास टाइम है तो पूरा एक साथ देखिए, नहीं है जब मर्जी हो देखिए। तो पहला देखिए, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम। अब भैया क्विक लाइम क्या होता है, एक एक चीज़ जानने की ज़रूरत है। क्विक लाइम होता है चूना, ये चूना कैल्शियम ऑक्साइड। तो रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम, तो भैया जब क्विक लाइम के साथ आप कराओगे तो उसमें हीट देखिए निकलती है। कैसे निकलती है मैं आपको करके दिखा रहा हूँ रिएक्शन। मैं आपको रिएक्शन करवा रहा हूँ, देखिएगा। CaO प्लस वाटर, देखिए वाटर को आप हमेशा लिखिए HOH, H2O की बजाय क्या लिखिए HOH। तो वाटर के दो पार्ट दिखेंगे, एक H और एक OH। अब देखिए इसकी रिएक्शन हुई और बना CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग्ड लाइम भी इसको हम बोल सकते हैं। इसको हम बोलेंगे क्या, ये तो CaO तो हो गया, क्विक लाइम ये बता चुका हूँ मैं। ये नाम याद करो, ऑब्जेक्टिव में ये नाम भी पूछे जाएंगे। ये है हमारा स्लैग्ड लाइम। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, बोर्ड लेवल में इनमें जो सरल वाले क्वेश्चंस हैं उनके पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज ऑफ पैंडमिक। बच्चों की पढ़ाई प्रॉपर नहीं हो पा रही, इसलिए। देखिए मैंने रिएक्शन लिखा, इसमें हीट इवॉल्व होती है। चूने में पानी आप डाल दोगे, जिस बर्तन में रखोगे वो हीट हो जाएगा। तो ये वाला तो हमारा भैया क्लियरली हो गया सही, पहला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, ये भी सही है, क्योंकि जब एसिड में पानी हम डालते हैं तो वो प्रोसेस मोस्टली एक्सोथर्मिक होते हैं, बर्तन हीट हो जाता है। याद लिख लो कि एसिड प्लस वाटर, इसको बोलते हैं डाइल्यूशन, और ये द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, हीट निकलती है। अब देखिए इवेपोरेशन ऑफ वाटर, अब ये हमारा एंडोथर्मिक होगा। क्यों, एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट कंज्यूम होती है। अब वाटर कहीं पर है, बारिश जैसे चल रहा, मानसून है इंडिया में इस समय, बारिश होती है, गड्ढों में पानी भर जाता है, उसके बाद 1-2 दिन बाद जब बारिश बंद हो जाती है तो अपने आप गायब हो जाता है। कहाँ, इवेपोरेट हो जाता है। कैसे हो जाता है, अरे पानी को मिलती है हीट, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो वही तो एंडोथर्मिक हुआ। एंड सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर होता है कपूर, अनिल कपूर नहीं भाई, तो तुम समझ रहे हो अनिल कपूर, शाहिद कपूर नहीं, करीना कपूर भैया बिल्कुल नहीं। अरे कपूर तो भक्ति भाव वाला है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो कपूर का इस्तेमाल करते, वही कैम्फर है। तो कैम्फर जब हीट होगा, जब गर्मी उसको मिलेगी, तभी तो सब्लिमेट होगा, तभी तो वो इवेपोरेट होगा। तो ये भी प्रोसेस हमारा एंडोथर्मिक। अब इसी सवाल में एक सवाल क्या छुपा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर, जहाँ ये एक्सोथर्मिक है वहाँ एंडोथर्मिक कर दो तो आपका क्वेश्चन बदल गया। एक क्वेश्चन में 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन पैदा करने की कोशिश करो, हुनर बनाओ। 18 क्वेश्चन को 50 बनाओ,
ठीक है, तो हमारा फिर भैया चौथे का आंसर क्या होगा? ए होगा। चौथे का हमारा आंसर होगा ए। आंसर ए इज करेक्ट। चलिए 5वें क्वेश्चन में आते हैं। 5वां क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है 3 बीकर्स लेवल्ड ए बी एंड सी। देखिए एक ये बीकर है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, कंटेनिंग 25 ml वाटर। सब में थोड़ा थोड़ा पानी है। 25 ml वाटर तीनों में है। इसके बाद इसमें ए स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH। इसमें पहले वाले में क्वेश्चन देख के ही खौफ पैदा होता है, तब बड़ा सवाल। एनहाइड्रस CuSO4 एंड NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH। ए में NaOH है, बी में CuSO4 है, कॉपर सल्फेट। ये दो तरह का होता है, एक हाइड्रेटेड उसमें .5H2O लगता है, ये एनहाइड्रस है, और NaCl। 3 चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद कहा गया है इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वॉज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इन बीकर ए एंड बी। देखिए बीकर ए में ये टेम्परेचर ऊपर की तरफ एरो मतलब समझ लीजिए बढ़ रहा है। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन रीजनिंग वाले होते हैं उनको डायग्राम बना के करिए तो आपको आसानी से समझ में आएगा। और फिर क्या कहा है, इन केस ऑफ बीकर सी टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन फॉल्स। सोल्यूशन का टेम्परेचर गिरेगा। तो आपको मैं बता दूं कि ए में और बी में, पहले बीकर और दूसरे बीकर में रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, इन दोनों में एक्सोथर्मिक। और सी में होगा एंडोथर्मिक। इतनी बात तो मैंने आपको समझा दी। अब देखिए फिर से मैं आता हूँ। देखिएगा आप ध्यान से, 5वें में पहला पार्ट, इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज ऑकर्ड, ये तो सही है। दूसरा पार्ट, इन बीकर ए एंड बी एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये तो गलत है, क्योंकि ए और बी में तो एक्सोथर्मिक हो सकता है, हुआ है। तीसरा है इन बीकर सी एक्सोथर्मिक, बीकर सी में एंडोथर्मिक हुआ है, और इन बेकर सी इंटोथर्मिक, तो ये वाला सही है। तो हमारे 2 ऑप्शन देखिए साफ साफ सही हैं, एक 1 है और एक 4 है। तो इसमें ए ऑप्शन है 1 ओनली, बी ऑप्शन है 2 ओनली। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 1 और 4। तो ये 5वां क्वेश्चन हो गया हमारा। थोड़ा सा घुमावदार लेकिन था कुछ नहीं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। ठीक है, अभी मैं आपको 18 क्वेश्चन होने के बाद कराऊंगा। वीडियो लंबा जाएगा, इतना छोटा नहीं रहने वाला। अगले क्वेश्चन में आते हैं 6th क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन में आते हैं। एक बात मैं और बताता हूँ कि 6th क्वेश्चन में मुझे एक रिएक्शन दिखाई दे रही है, तो उस रिएक्शन को भी मुझे बताना है। अभी नहीं, मैं इसको अलग से नोट कर ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, इसकी रिएक्शन को मैं डिटेल में बताऊंगा आपको आफ्टर वीडियो। यहाँ पॉसिबल नहीं है इस तरह से लिख पाना। मेरी राइटिंग मतलब एवरेज टाइप की है, उतनी ख़राब नहीं है जितनी मैं अभी इस समय लिखता हुआ दिख रहा हूँ। अभी आपको मेरा बोर्ड वर्क दिखेगा। असली वर्क तो हम लोग का टीचर का बोर्ड वर्क होता है, तो स्क्रीन पे लिखना ये थोड़ा टिपिकल होता है। 6th क्वेश्चन में देखिए क्या है, डाइल्यूट फेरस सल्फेट। ये फेरस सल्फेट है FeSO4। देखिए आपको फॉर्मूले बनाने की ज़रूरत है। आप ऐसा करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ वीडियो का, उसको आप पढ़ना, तो आपको ये फॉर्मूले वगैरह लिखना आ जाएगा। फेरस सल्फेट सोल्यूशन वाज ग्रेजुअली
एडेड टू बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन। एक्चुअली में एसिडिफाइड का मतलब है एसिड के साथ में, और ये KMnO4 है, नाम लिख सकते हो इसका पोटेशियम परमैंगनेट, और इसमें साथ में एसिड भी मिलाते हैं। अब ये तीन चीज़ों की रिएक्शन इस तरीके से मैं लिख नहीं पाऊँगा, तीन चीज़ों के बीच की रिएक्शन से। अच्छा, KMnO4 जो होता है याद कर लो, ये पर्पल कलर होता है, और जब रिएक्शन इन तीनों की होती है आपस में, तो उसमें एक कंपाउंड बनता है, वो है MnSO4, और ये ऑलमोस्ट कलरलेस होता है। तो ये कलर इसका डिसअपियर होता है। KMnO4 पर्पल कलर का होता है, ये पर्पल कलर का होता है, और ये डीकलराइज हो जाता है। तो मैं आपको इसकी रिएक्शन करके दिखा दूंगा पूरी, तो और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो फिलहाल dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified potassium permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disappears. Which of the following is the correct explanation for the observation? इसको हमको करना है। तो पहला पार्ट हमारा देखिए क्या है कि KMnO4 is an oxidizing agent. KMnO4 is an oxidizing agent it oxidizes FeSO4। देखिए अब इसमें इस रिएक्शन में थोड़ा आप लर्न करिए, बाकी मैं अब समझाऊंगा आपको, थोड़ा समझाऊंगा, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन आपके लेवल पे बहुत थोड़ा सा है। अब आप क्लास 11th में जब जाओगे तो डिटेल में पढ़ोगे, तो फिलहाल क्वेश्चन में थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। तो इसका आंसर ए ही करेक्ट है। इसको आप याद कर लेना कि KMnO4 यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो FeSO4 होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ये सवाल को बदल के पूछ सकते हैं, FeSO4 होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका रिडक्शन होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका आंसर ए हो गया। 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन में आइए। 7th क्वेश्चन में विच अमंग द फॉलोइंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट टर्म है, इसमें हमारे दो सॉल्ट होने चाहिए, दो सॉल्ट होने चाहिए, और दो सॉल्ट में क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज होना चाहिए, आयंस का एक्सचेंज होना चाहिए। ठीक है, बाकी मैं रिएक्शन के बारे में आपको डिटेल में वैसे भी बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से कि इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसमें सेकंड वाला है जो हमको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि देखिए इसी में दो सॉल्ट है, एक सोडियम सल्फेट, एक बेरियम क्लोराइड, एक बेरियम सल्फेट और एक NaCl। देखिए ये फार्मूला बनाना आपको आना बहुत ज़रूरी है, और फार्मूला अगर आपको बनाना नहीं आता है तो मैंने बोला है वो वीडियो देखने की आपको बहुत ज़रूरत है। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन हो गया। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। 8वें क्वेश्चन में आते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है। अच्छा, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अब देखिए सिल्वर क्लोराइड लिखना है, सिल्वर की वैलेंसी +1, क्लोराइड की -1, फॉर्मूला AgCl बनता है। AgCl बनता है, इसको जब हम हीट करते हैं डिकम्पोज हो जाता है Ag में और Cl2 में। बाकी बैलेंस करना मैं आपको बताऊंगा, ये टूट जाता है। ठीक है, तो ये वाइट होता है, ये जो AgCl होता है ना, ये वाइट होता है, और जो सिल्वर बनती है ना,
थोड़ा ग्रे कलर का होता है। तो अब देखते हैं क्या इसमें पूछा गया है। एक्सपोजर ऑफ, नोट्स बनाते चलो, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, ग्रे क्यों हो जाता है? लो पहले ही आंसर तो ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिर्फ आंसर ये करेक्ट है। अभी फिलहाल अभी देखता हूँ कि इसमें और भी करेक्ट है ना। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, नहीं भाई, सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम, तो AgCl में क्लोरीन गैस कहाँ डिकम्पोजिशन है? ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीडेशन, देखिए ये थोड़ा सा कठिन है, ये समझना ही कठिन है कि AgCl से Ag, कोशिश करता हूँ अभी समझाने की कि इसमें आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे समझेंगे इसको। अब आप 11th में होते तो मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट से समझा देता ना, कुछ वैसा ही मैं अभी आपको समझाऊंगा क्लास 18 क्वेश्चन होने के बाद। तो इसका आंसर जो है ए करेक्ट है, ओनली वन ओनली। अब आपके देखिए 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में पहुंच गए हैं हम लोग। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड react vigorously with water to form calcium hydroxide accompanied by liberation of heat। मतलब ये रिएक्शन कैसी है? ये लिखो रिएक्शन CaO प्लस HOH इक्वल टू CaOH होल ट्वाइस। CaO को कहते हैं क्विक लाइम, इसको कहते हैं स्लैग्ड लाइम, और इसमें हीट निकलती है +Q। तो प्रोसेस हमारा हो गया एक्सोथर्मिक। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है भैया, ये तो सवाल क्या है, तो टॉपिक है स्लेकिंग ऑफ लाइम। स्लेक का मतलब होता है बुझ जाना, और चूना बुझ 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 ब्रिस्क, इस तरीके से ब्रिस्क एफरवेसेंस होगा और उसके बाद ठंडा पड़ जाएगा। तो स्लैग लाइम का मतलब वो बुझ गया। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, वो डिजॉल्व हो जाता है वाटर में और बनाता है लाइम वाटर। मतलब CaOH होल ट्वाइस क्विक लाइम भी है और लाइम वाटर। मतलब एक मैं और पॉइंट नोट कर ले रहा हूँ, ये जो लाइम से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं मैं आपको बता दूँ, तो आपको देखिए फिर चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी कहीं से भी। ठीक है, अच्छा, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्लैकिंग ऑफ लाइम इन सोल्यूशन ऑफ वाटर? इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। गलत है भाई, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सेकंड सही है। द pH ऑफ सोल्यूशन विल बी मोर देन 7, ये भी सही है। मैं pH भी नोट कर ले रहा हूँ, pH के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। pH के बारे में, वैसे pH 7 से ऊपर होता है जब सोल्यूशन बेसिक होता है। और यहाँ पर हमारा CaOH होल ट्वाइस है, CaOH होल। मैं इन क्वेश्चंस को लूँगा एक एक करके, आप ध्यान से जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। इसको मैं जब लूँगा, देखिए अब आपके पास अगर CaOH होल ट्वाइस है तो इसमें OH माइनस इससे मिलेगा आपको, तो ये बेस होगा। और बेस का pH क्या होता है? 7 से ऊपर होता है। मीन्स इसका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट सही है, और pH ऑफ सोल्यूशन मोर देन 7, तीसरा पार्ट सही है। इसका मतलब इसका जो सही ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड, इसका मतलब ये कठिन सवाल है जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है, कंफ्यूज करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर, अब हम आते हैं 10 पे। फिर फार्मूला बनाना पड़ेगा। बेरियम क्लोराइड
BaCl2 प्लस अमोनियम सल्फेट क्या बनेगा। सब मैं अभी ये रिएक्शन आपको 10वां क्वेश्चन भी नोट कर ले रहा हूँ, रिएक्शन लिखने का ढंग भी अभी सिखाऊंगा। BaSO4 प्लस NH4Cl। देखिए BaSO4 बेरियम सल्फेट है, इसका प्रेसिपिटेट भी बन रहा है। एक तो ये तुम्हारा देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट है। देखिए यहाँ पर दो सॉल्ट है, एक ये सॉल्ट है एक ये सॉल्ट है, साफ साफ आयनों की अदला बदली हो रही। देखिए Ba के साथ जुड़ रहा है SO4 और NH4 के साथ जुड़ रहा है Cl, आयनों का एक्सचेंज हो रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और साथ में प्रेसिपिटेट भी बन रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट है और साथ में प्रेसिपिटेशन है। सेकंड वाला सही है और डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका आंसर 2 और 4 जिसमें है 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये कठिन क्वेश्चन है। अब आप कोई रिफ्रेशर वगैरह में अगर देखोगे तो इससे सरल क्वेश्चन होगी, इस लेवल के क्वेश्चन बहुत चुनिंदा क्वेश्चन नहीं है। अब आते हैं 11वें क्वेश्चन में। 11वां क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए वाटर है, इसको सोल्यूशन बना के इसमें 2 प्लेट डाल देंगे कैथोड एनोड की, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। The mole ratio of hydrogen and oxygen gases liberated during electrolysis of water is, ठीक है, क्या रेशियो में आपको मिलेगा। देखिए इसको बैलेंस करिए, इस रिएक्शन को बैलेंस करिए। बैलेंस करना तो आता ही होगा भैया आपको, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया। तो कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, देखिए 2:1। H2 के पहले अगर आप ध्यान से देखोगे जो भी हमारा नंबर लिखे होते हैं, जैसे ये 2 लिखा है तो ये इसीलिए मैंने यहाँ 2 लिखा है, और O2 के पहले कुछ नहीं लिखा है तो मतलब 1 हो गया। तो इसका आंसर 2:1, 2:1 के रेशियो में ये टूटेगा। तो मतलब क्वेश्चन में खेल थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट का भी दिया है, तो ये हमारा आंसर बी इज करेक्ट। अगला 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन भी झमेले आ रहा है, क्योंकि इसमें भी जो दिया हुआ है ना, साफ साफ एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। कौन एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती, कंज्यूम होती है। ठीक है, तो मैं अब आपको समझाता हूँ कि आप कैसे समझोगे 12वां क्वेश्चन। पहला पार्ट, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये तो देखो गलत है, क्योंकि डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पहले भी आ चुका है क्वेश्चन में, एक्सोथर्मिक होता है, हीट निकलता है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, जब आपको ड्राई आइस को सब्लिमेट करोगे तो ये प्रोसेस में हीट आपको देना पड़ेगा। देखिए ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस। उसको आइस को छुओगे तो आपको सूखी सूखी लगेगी, तो इसीलिए नाम है उसका ड्राई आइस। ठीक है ना। तो सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस हमारा इंडोथर्मिक है प्रोसेस, तो ये करेक्ट है। थर्ड,
कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। तो कंडेंसेशन वाटर वेपर का कंडेंसेशन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। वाटर वेपर कंडेंस जब होगी तो लिक्विड बनेगा, जब लिक्विड से बनते हैं तो हीट कंज्यूम होती है। ये वाला प्रोसेस जो होगा इसको भी याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, हीट निकलेगी तभी होगा। इवेपोरेशन ऑफ वाटर में पानी इवेपोरेट तभी होगा जब पानी हीट को कंज्यूम। बस ये देखा करो कि वो सब्सटेंस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा कि वाटर को इवॉल्व करेगा, इस पे गौर किया करो। ये हमारा सही है, इसका आंसर हमारा हो गया डी। तो 12वें का आंसर हमारा आ गया डी। ये कुल मिला के अब हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं 12। क्वेश्चन नंबर अब 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। देखो फॉर्मूला है, फिर फार्मूला बनाने की ज़रूरत रहती KI विद एक्वस लेड नाइट्रेट। देखिए NCERT में ये खराबी मैं बराबर देख रहा हूँ, लेड को क्लियर नहीं करते, इट शुड बी प्लम्बस और प्लम्बिक। लेड को बार बार कर रहे हैं, कहीं नोट कर लो बेटा। लेड की 2 वैलेंसी होती हैं, एक +2 होती है और एक +4 होती है। जो कम वाली होती है उसमें अस और ज़्यादा वाली में इक लिखा जाता है। इसको भी मैं अभी आपको बताता हूँ, अस इक के बारे में थोड़ा सा मैं मेंशन कर दूंगा, फ़िलहाल तो मैंने बता दिया आपको। और यहाँ पर आपके यहाँ मोस्टली जो चीज़ ज़्यादातर यूज़ की जा रही ना, वो हमेशा +2 यूज़ की जा रही। तो ब्लड की वैलेंसी आप +2 लेके चलिए फ़िलहाल, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि हमारा 13 क्वेश्चन में बोला कि KI है, KI की रिएक्शन हो रही है लेड नाइट्रेट से PbNO3 होल ट्वाइस। देखिए लेड की वैलेंसी यहाँ 2 लिखी हुई है, तो यहाँ पर लेड की वैलेंसी 2 हो गई। तो इससे क्या कह रहा है कि लेड आयोडाइड, देखिए ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो बनेगा क्या। अभी जितनी रिएक्शंस है मैं अभी आपको सब बताऊंगा। यहाँ जो बनेगा PbI2। फॉर्मूला कैसे बना ये जानने की ज़रूरत है। तो ये PbI2 हमारा बन गया। अभी ये हमारा हो गया जाके, ठीक है, मतलब PbI2 हमको बनाना है और उसके लिए हमको Pb इधर से मिल रहा है, I इधर से मिल रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन में और उन्होंने क्या कहा है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल। लेड नाइट्रेट अगर नहीं है तो लेड का कोई भी सॉल्ट ले लो। तो लेड का कौन सा सॉल्ट ले इन प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट। देखो लेड सल्फेट, फॉर्मूला PbSO4। इसको याद भी कर लो, लर्न कर लो, ये इंसॉल्युबल है। और अगर इंसॉल्युबल चीज़ है, आयनिक रिएक्शन में सॉल्युबल होना ज़रूरी है, पानी में जाके घुलेगा ही नहीं, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। लेड एसीटेट हमारे काम का है। फार्मूला भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, बाकी 2 ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। चलिए 14 पे आते हैं भाई। थोड़ा सा अभी इसको और सेट करता हूँ, फिर ठीक है ना।
14 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। अरे ये तो चिप्स के पैकेट की बात हो रही है, तो भूख लगाई भाई, खाने का मन हो गया। और वो लेज़ वाला जो फ्लेवर है ग्रीन वाला ऑनियन वाला, वो तो भाई मुझे मेरा फेवरेट है, बड़ा अच्छा लगता है वो। तो उसकी खैर याद आ गई, जब आप चिप्स वगैरह खाते हो तो देखते हो ना उसके अंदर एयर भरी होती है। वो एयर क्या होती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अरे भैया ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ऑक्सीजन से ही तो बचाना है, क्योंकि उसमें जाके ऑक्सीजन रेंसिडिफाई कर देगा, रेंसिडिफिकेशन कर देगा, ऑयल को ख़राब कर देगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी गलत है, मतलब नॉर्मल एयर से तो बचाना ही है। चिप्स के पैकेट को खुला रख दो तो एक तो मॉइस्चर होती है उसके अंदर, तो वो तो कुरकुरापन ख़त्म हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसके अलावा भी स्मेल आने लगती, बैड स्मेल। कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम नहीं, ये तो याद करने की चीज़ है। बेसिकली उसमें नाइट्रोजन मिलाई जाती है, लेकिन कभी कभी हीलियम भी मिलाई जाती है। तो 14 का आंसर होगा हमारा डी, हीलियम और नाइट्रोजन। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए, करीब करीब ख़त्म होने वाले हैं, काम अभी आपका नहीं ख़त्म हुआ। मगर द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन लेबोरेटरी। ये पोटेशियम क्लोरेट है इसका नाम, KCl मिला और O2 मिला। ठीक है, हीट देखो दी जा रही है, तो प्रोसेस इंडोथर्मिक हो गया, क्योंकि हीट जब इसको मिलेगी तब रिएक्शन होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिएक्शन? पहला, इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो भैया डिकम्पोजिशन तो ये है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि KCl टूट रहा है, KClO3 टूट रहा है KCl और O2 में। डिकम्पोजिशन तो ये है, और इंडोथर्मिक भी है। बस मिल गया आंसर। और जिन आंसर में आपको ऐसा लगता है कि भैया इनके अंदर आंसर में 4 में एक ही करेक्ट है, ये चक्कर नहीं है कि कोई 2 करेक्ट हो, उसमें आगे मैं काहे के लिए देखूंगा, मेरा आंसर मुझे मिल गया। तो इसका आंसर ए करेक्ट है। ठीक है, 16वां सवाल, 16th क्वेश्चन आ गया हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल चेंज किस में हो रहा है? पहला, स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर। अरे भैया सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन भरोगे तो उससे कोई चेंज नहीं होगा, उसमें प्रेशर वेशर डाल दोगे उससे फिजिकल चेंज होता है। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, एयर को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिजिकल स्टेट चेंज कर दी। कीपिंग पेट्रोल इन ए चाइना डिश इन द ओपन, खुले में रख दोगे पेट्रोल को, इवेपोरेट हो जाएगा, बाहर उड़ जाएगा, लेकिन उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, तो ऑब्वियस है आंसर डी इज करेक्ट। कॉपर वायर को एयर के साथ हाई टेम्परेचर में हीट करेंगे, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, और ये एक केमिकल चेंज होगा, में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये हमारा हो गया 16वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन में आते हैं। 17वां क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन द एब्रीवेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट? ये देखिए, ये ब्रैकेट में नहीं लिख देते हैं, लिक्विड लिख देते हैं, सॉलिड लिख देते हैं, गैस लिख देते हैं, एल लिख देते हैं, एल लिख देते हैं, गैस लिख देते हैं। तो कह रहा है किसमें करेक्ट तरीके से लिखा गया है? पहले में देखिए H2, अरे H2 कहाँ भैया, लिक्विड है तो गलत हो गया। H2 गैस, O2 लिक्विड, गलत हो गया। H2 गैस, O2 गैस, दोनों गैस को आपस में रिएक्ट कराते हैं, हीट करना पड़ता है, तो H2O लिक्विड नहीं बनता है। तो भैया जाहिर है चौथा सही है, क्योंकि यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। 17वां हो गया। आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। काम लेकिन नहीं ख़त्म हुआ है, भागिएगा नहीं वीडियो से,
अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर से आइएगा, फिर से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं। 18वें क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, विच आर द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, क्योंकि 4 5 6 टाइप्स हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स, न्यूट्रलाइजेशन, ये आपको पढ़नी है। तो इसमें कौन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है? पहला देखो, पहला डिकम्पोजिशन है, ये कॉम्बिनेशन नहीं है। दूसरा रिएक्शन कॉम्बिनेशन है, जब 2 या 3 चीज़ें जुड़ के एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। Al + O2 = 2Al2, तो ये भी कॉम्बिनेशन हुआ। चौथा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो 2 आंसर इसमें, सेकंड थर्ड किस में सही है? सेकंड थर्ड किस में सही है? डी वाले में से। सेकंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हमारा। ठीक है, तो अब हम अगले फ्रेम में जब हम आपको मिलेंगे तो मैं आपको बोर्ड पे होऊंगा, सामने वाइट बोर्ड होगा और मेरे हाथ में मार्कर होगा ब्लैक कलर का, और फिर मैं आपको उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो बस 1 मिनट के बाद आपसे मिल रहा हूँ। अब देखिए, एग्जाम्पलर से निकल के आपके सामने बोर्ड है और मैं एग्जाम्पलर से निकल के दौड़ता हुआ, भागता हुआ आपके सामने आने वाला हूँ। तो देखिए, ये मैं आपके सामने आ गया पूरा साक्षात। और अब हम लोग जो क्वेश्चंस में हम लोग को दिक्कतें आई उनको हम करेंगे। आप एक बात समझ लीजिए, आप एक बार NCERT से पूरा चैप्टर रीड ज़रूर करिए, वो बहुत ज़रूरी है। और ये पहले चैप्टर का ये पहला MCQ का वीडियो है, इसमें मेरा फुल डिटेल है और सारे क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर के हैं। 2 क्वेश्चन NCERT एक्सरसाइज में भी हैं, बचकाने टाइप के बच्चों वाले, वो भी कर लेना आप, 20 हो जाएंगे आपके। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि आगे इंतज़ार करना है, मैं और MCQ बनाऊंगा, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड सो ऑन। 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जैसे मेरे क्वेश्चन तैयार होते जाएंगे मैं आपको कराता जाऊंगा। और वक्त रहेगा 9 PM। ठीक है, 9 बज गए हैं, पार्टी अभी चालू है। तो बाकी नहीं है, पार्टी शुरू होगी मेरी 9 बजे 9 PM। तो चलिए मैं एक एक करके टॉपिक आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम चेंजेस पे आते हैं। इसको पहले मैं लाइन खींच देता हूँ। चेंजेस, सब्सटेंसेस में चेंजेस 2 तरीके के होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। अब ये मोटे तौर पे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचे फिजिकल चेंज में क्या चेंज होता है, देखो, फिजिकल स्टेट, भैया सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस बन गया। आपने पानी लिया, आइस को आपने जमा दिया, फ्रीज कर दिया फ्रीजर में रख के, अब आइस बन गई, वाटर से आइस बन गई, फिजिकल चेंज हो गया। आइस को निकाल के बाहर रख दिया, वो पिघल गई, लिक्विड वाटर बन गई, दिस इज आल्सो फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में फिजिकल स्टेट चेंज होती है, साइज चेंज हो गई, शेप चेंज हो गई। अब जैसे मान लीजिए, याद करिए, जब मैं छोटा लड़का था, बड़ी शरारत करता था बचपन में। सोचिए जब आप छोटे थे, अब तो आजकल के तो बच्चे जो है, आप लोग का बचपन वैसे ही था कि माँ आपको एक आटे की एक लोई पकड़ा देती थी और सिखाती थी आपसे, ये चिड़िया बन गया, ये बन गया। तो वही आटे का अलग अलग आप शेप देते थे। या मान लीजिए आप स्कूल में क्ले होता है, चिकनी मिट्टी होती है, उससे तमाम तरह की चीज़ें डिज़ाइन बनाते हो, तो उसमें क्ले का सिर्फ आप शेप बदलते हो। तो साइज़ या शेप बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर फिज़िकल स्टेट, साइज़ या शेप में कोई चेंज होगा तो वो आपका होगा फिज़िकल चेंज। ये याद कर लीजिए, ये समझने की आपको ज़रूरत है। अरे केमिकल चेंज में देखिए क्या क्या चीज़ें होंगी, मैं पूरा नहीं लिखवाऊंगा, ये ऑब्जेक्टिव की तैयारी अलग ढंग से होती है। देखिए
केमिकल चेंज में आपका क्या हुआ, न्यू कंपाउंड ऑब्लिक एलिमेंट इज आर फॉर्म्ड, कुछ ना कुछ नया बनेगा, यानी कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, कलर चेंज होगा, कलर चेंज, स्मेल चेंज। जैसा शुरुआत किया था, अचानक स्मेल दुर्गंध से ऐसी उठने लगी, अचानक खुशबू होने लगी, कलर में चेंज, स्मेल में चेंज, मतलब कोई नया कंपाउंड बन गया। ये अगर आपके सब चेंजेस होंगे तो वो केमिकल चेंज होंगे। सीधी सीधी बात मैं बताऊं, केमिकल चेंज में कोई ना कोई रिएक्शन होगी। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एनसीईआरटी बुक उठाओ, ढूंढो रिएक्शंस जिसमें भी कुछ ऐसा चेंज दिया हो, उससे आप फिजिकल और केमिकल चेंज को समझ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं लगती है मुझको। ठीक है, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, वैसे तो रिएक्शंस बहुत तरह की होती हैं, लेकिन जो आपके लेवल पे मुझे डिस्कशन नज़र आया वो मैं आपको बताता हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और अच्छा रहेगा अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप खोल लीजिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक खूबी ये होती है कि ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म। सटीक बिल्कुल पकड़ो, ऑब्जेक्टिव का मतलब सटीक, टू द पॉइंट। दुनिया भर की गाथा नहीं, गोल गोल जलेबी नहीं बनाओ, सीधे बात पे आओ। स्प्राइट की तरह बनो, आज कुछ तूफानी करते मत बनो, तूफानी ठंडा मत बनो। स्प्राइट, सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई रिएक्शन दी होगी, पहचाननी होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर केवल एक प्रोडक्ट नज़र आएगा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। C+O2 इक्वल टू CO2, S+O2 इक्वल टू SO2। इस तरह की हमारी रिएक्शन जो होती हैं, या ये भी हो गया हमारा, ये अक्सर आती है रिएक्शन CaOH होल ट्वाइस। एग्जाम्पल, आई हैव लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स, बट आई वॉन्ट टू हैव एग्जाम्पल्स और related examples which are given in your book, either exactly examples which are given in your book or example related with those examples which are given in your book। उसी के इर्द गिर्द के एग्जाम्पल लेंगे तो फ़ायदा होगा। ये हमारी देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। डिकम्पोजिशन लो, डिकम्पोजिशन में सीधी बात, वन रिएक्टेंट। देखिए दोनों में कितना बढ़िया है। कॉम्बिनेशन में एक प्रोडक्ट मिलेगा, डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट मिलेगा। जैसे ये रिएक्शन आपके यहाँ बहुत है, 2KClO3 हीट कराते हैं, इसमें MnO2 कैटलिस्ट लेते हैं। ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होता है, ये स्पीड एक्सीलरेटर, स्पीड को बढ़ाने वाली चीज़ें होती, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। इसमें हमारा बनता है KCl और O2, एक सब्सटेंस से टूट गया, और अब यहाँ पर अगर हीट का यूज़ होता है तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल कब यूज़ करेंगे, जब हीट को यूज़ किया जाएगा तो हम यूज़ करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन हो गया, दोनों में सिमिलरिटी दिख रही है। कॉम्बिनेशन में एक प्रोडक्ट दिखेगा, डिकम्पोजिशन में एक आपको रिएक्टेंट दिखेगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शन के दो टाइप हो गए। अच्छा, उसके बाद आ जाइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ज़्यादातर तो ये मेटल में आता है, लेकिन कभी कभी नॉन मेटल में भी चलता है। एक आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा था। तो तीसरे नंबर पे आया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
Zn plus CuSO4, ZnSO4 plus Cu. One metal is replaced by other. Sometimes non-metals also. फिलहाल आप देख सकते हो यार रिएक्शन में बड़ा क्लियर है मामला। ये देखिए ये जिंक है, ये देखिए कॉपर है, कॉपर भागा, जिंक उसकी जगह पहुंचा। देखिए ZnSO4 प्लस Cu, एक मेटल किसी दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस करता है, खुद उसकी जगह जाके बैठ जाता है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। उसके बाद चौथे नंबर पे है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कभी कभी इसको डबल डिकम्पोजिशन। देखो अगर आप 10th के स्टूडेंट हो और बुक लेके नहीं बैठे हो और कॉपी लेके नहीं बैठे हो और नोट नहीं कर रहे हो तो भगवान है आपका मालिक है। तुरंत जाओ, कॉपी उठाओ, वीडियो पॉज करो, उठाओ कॉपी और लिखो, पहली चीज़। और दूसरी बात, सब्सक्राइब नहीं किए हो, देखो नीचे वहाँ पर लाल लाल सब्सक्राइब लिखा हुआ है, एक बटन दबाओ, कोई पैसा नहीं खर्च होता है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और रेड आइकन भी प्रेस कर दो, जल्दी से करो। और लाइक भी एक मार दो, इतना तो मार ही दो यार, इतना तो बनता ही है हक। अगर आपको लगता है कि आप जहाँ पे भी अपने स्कूल में, इंडिया के कहीं भी पढ़ते हो, आप कितना बड़ा स्कूल हो या कहीं भी किसी कोचिंग में पढ़ते हो, अगर मैंने उसके टक्कर का या उससे अच्छा पढ़ाया है तो ज़रूर लाइक करो, और नहीं पढ़ाया है तो डिसलाइक करके आगे बढ़ जाओ, गालियाँ दे के बढ़ जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा, दो सॉल्ट्स इक्वल टू टू न्यू सॉल्ट्स। दो सॉल्ट होंगे और उनसे दो नए सॉल्ट मिलेंगे, और इसमें क्या होगा, आयंस आर एक्सचेंज्ड। आयंस क्या होंगे, आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे। और इसमें एक रिएक्शन मैं वही देना चाहता हूँ जो एक क्वेश्चन में भी था, वो रिएक्शन में क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट में Na2SO4 प्लस BaCl2 से बनेगा। देखो आयन का एक्सचेंज, ये Na के साथ आएगा Cl, Na के साथ Cl आएगा, लेकिन वैलेंसी का ध्यान रखिएगा, Na की वैलेंसी +1, Cl की -1, Na की इधर लिखी 1, Cl की इधर लिखी 1, 1 1 हो गया। प्लस हमने लिखा BaSO4, बेरियम की 2 होती है, सल्फेट की 2 होती है। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी व्यवस्था बना रखी, जाइए पढ़िए समझिए उसको। तो ये हमारी रिएक्शन में डबल डिकम्पोजिशन, देखिए एक दूसरे से उन्होंने एक्सचेंज कर लिया। और इस चैप्टर के लिए बैलेंसिंग भी चाहिए, क्योंकि आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन बैलेंसिंग के दिए हुए हैं, एग्जाम्पलर में कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। तो आगे जो मैं MCQ और आपको बनाऊंगा, अभी तो पहले चैप्टर की कई मैं बनाऊंगा वीडियोस, लेकिन आगे की वीडियो में ये डिटेलिंग नहीं होगी, थोड़ा बैलेंसिंग सिखाना होगा तो मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन, लेवल के हिसाब से तो थोड़ा सा टफ है, आपके लेवल के हिसाब से। फिलहाल थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे हल्का फुल्का एक आइडिया दे रहा हूँ, अभी ज़्यादा तो रिडॉक्स का यहाँ काम पड़ा नहीं, तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन, देखिए कॉम्बिनेशन है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। अब इसमें ReD यहाँ से ले लिया, OX यहाँ से ले लिया,
दोनों को मिला दिया, बन गया रिडॉक्स। ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं। एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का रिडक्शन होता है। एक याद रखिएगा, वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर इज रिड्यूस्ड। एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है, सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और या फिर एक छोटू नाम भी है इसका, छोटू नहीं मतलब प्यार से कहते हैं रिडक्टेंट। और दूसरा ये है सब्सटेंसेस या सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। टर्म 1 की तैयारी आपकी चल रही है पूरा। में जो मेरे वीडियो को देखेगा वो केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन करके आएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो उसको पेपर में नहीं आए। 100% मार्क्स गारंटीड। ठीक है। सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड, जो रिड्यूस हो गए उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो मैंने आपको नाम के साथ बताया, लेकिन अब सवाल ये है कि भैया ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक्चुअल में कुछ इनके बारे में थोड़ा बहुत जान जाए। तो देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ O, मतलब O का मतलब ऑक्सीजन, या रिमूवल ऑफ H, या बोथ। कभी कभी दोनों काम भी होते हैं, एक तरफ O जुड़ता भी है, एक तरफ H निकलता भी है। और रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? किसी भी सब्सटेंस में उल्टा कर दो बस, एडिशन ऑफ H हो जाएगा यहाँ पे, एडिशन ऑफ H और रिमूवल ऑफ O और बोथ। कहीं H जुड़ रहा है, O निकल रहा है। बाकी चूंकि बहुत ज़्यादा काम नहीं है, इसलिए उसको बताने कोई मतलब नहीं। हाँ, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, वहाँ पे जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको उसको समझाता हूँ। ठीक है। एक और रिएक्शन आप ले लो, इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन में एक और ले लो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका भी जिक्र आया था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। अब एसिड जैसे हमने लिया HCl, बेस हमने लिया NaOH, NaCl सॉल्ट बना, वाटर बना। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये हमारे 6 रिएक्शन हो गए, यानी हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस भी हो गया, रिडॉक्स भी हो गया। ठीक है। अब मैं आपको आगे बढ़ता हूँ, और जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, तो जैसे रिएक्शंस में अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो देखिए एक्सो का मतलब एग्जिट, मतलब निकलना। रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट निकलती है वो एक्सोथर्मिक होता है। इसको ऐसे लिखा जाता है, जैसे ये रिएक्शन हमने लिखी, ये रिएक्शन हमने लिखी, और यहाँ पर हमने लिखा, एक तरीका होता है डेल्टा H इक्वल टू -Q
कुछ यूनिट किलो कैलोरी जूल कुछ लिखा होगा, ये डेल्टा H इक्वल टू माइनस क्यू, तो समझ जाना कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। इस रिएक्शन को ऐसे आप लोगों के लेवल में लिखा जाता है। ये टर्म आप जब 12th में जाओगे तब समझ में आएगा, 11th में। डेल्टा H को बोलते हैं एंथैल्पी चेंज, और फिलहाल 10th में इसके बारे में कुछ बताने से फ़ायदा नहीं है। एंथैल्पी चेंज हीट को ही बोलते हैं, बस डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होती है। दूसरा तरीका लिखने को क्या है, यहाँ पे प्लस क्यू कर दिया, मतलब इसको एक प्रोडक्ट की तौर पे लिया कि N2 की रिएक्शन H2 से हुई, अमोनिया बनी, साथ में हीट निकली, हीट इवॉल्व हुई। इसको देखकर आप जान जाओगे, अरे क्यू की जगह कुछ वैल्यू होगी, 300, 400, 500, 800, कुछ भी 1000। तो ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें हीट इवॉल्व होती है। एक तो हमारी हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम दूसरी रिएक्शन में आते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या होता है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड और कंज्यूम्ड। हीट या तो एब्जॉर्ब होती है या कंज्यूम होती है, उनको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे 2KClO3 प्लस Q किलो कैलोरी इक्वल टू 2KCl। ऐसे मोस्टली ऐसे लिखते नहीं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में प्लस Q करके लिखेंगे, या इसको ऐसे लिखेंगे 2KClO3 इक्वल टू 2KCl प्लस 3O2 माइनस Q किलो कैलोरी। दूसरा तरीका ये लिखने का है, यही हीट उधर चली गई, और या फिर इसको लिखने का ये भी तरीका है। कोई भी डाउट हो मन में आप आराम से पूछिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक रिश्ता कायम करिए, एक दोस्ती बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि हर एक जगह पैसे लेके ही पढ़ाया जाता हो। मैं YouTube में इस तरीके से भी, मुझे लगता है कि थोड़ा विद्या दान देना अच्छी बात है। 2KCl प्लस 3O2, और यहाँ पर एक लिखने का जो मॉडर्न तरीका है, डेल्टा H इक्वल टू प्लस Q कैलोरी। ये लिखने का तरीका मुझे लगता है कि शायद किसी क्वेश्चन में आपके ना आए, ये दोनों तरीके ज़्यादा यूज़ होंगे। तो ये आपका हो गया एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एक में हीट कंज्यूम होती है और एक में हीट इवॉल्व होती है। अब चलिए इस वीडियो के आखिरी हिस्से में आते हैं, और जो लास्ट में बची कुछ चीज़ें हैं उसको कराते हैं। कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए, और केमिस्ट्री अपने लिए इजी करिए। अपने दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को शेयर करिए अगर आप पढ़ रहे हो तो, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। जो यहाँ मिलता है मेरे चैनल पे, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। ये चीज़ आप जब मुझसे जुड़ोगे तो खुद जानने लगोगे, क्योंकि ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत बड़े बड़े लोगों ने दावे कर रखे हैं। अगला जो पॉइंट हमारा है पीएच वैल्यू, ज़्यादा तो नहीं करना है इसमें पीएच वैल्यू, क्योंकि ज़्यादा आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, वो भी समझना इस लेवल पे मुश्किल है क्योंकि आप लॉगरिथम नहीं जानते हो, लेकिन मैं बता देता हूँ। माइनस लॉग एच प्लस हाइड्रोजन आयन है, ब्रैकेट में रखा है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, उसका नेगेटिव लॉगरिथम, ऑफ हाइड्रोजन आयन concentration is called pH वैल्यू। pH वैल्यू निकालना तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। लॉगरिथम मैथमेटिक्स का टॉपिक है, लेकिन 10th में नहीं है, 11th 12th में भी नहीं है। 11th 12th में लेकिन आओगे तो फिजिक्स के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर और मैथ्स के टीचर आपको पढ़ाएंगे।
तो ये तो उससे कोई मतलब नहीं है। बस ये समझिए आपके समझने की चीज़ क्या है, पीएच स्केल। ये समझिए मेडिसिनल केमिस्ट्री हो, बॉडी में डिजीजेस हो, बीमारी हो, डॉक्टर मेडिकल लाइन हो, एग्रीकल्चर लाइन हो, हर जगह पीएच वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। मिट्टी का पीएच निकाला जाता है, सॉइल का, खेती कैसी अच्छी होगी उससे। पीएच स्केल में वैल्यू होती है ऐसी, शुरू होती है हमारी 1 2 3 4 5 6, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक जाती है। वैसे होता ज़ीरो भी है, लेकिन अभी इस लेवल में ज़रूरत नहीं है। ये 7 का मतलब होता है वो सोल्यूशन हमारा न्यूट्रल है, और 7 से ज़्यादा तो सोल्यूशन हमारा बेसिक है, और 7 से कम सोल्यूशन हमारा एसिडिक है, एसिडिक। यहाँ पे देखो ब्रैकेट में जो फार्मूला लिखा होगा वो उसका कंसंट्रेशन होगा, H+ कंसंट्रेशन ग्रेटर देन OH माइनस कंसंट्रेशन। H+ ज़्यादा होगा OH माइनस से, यहाँ पे OH माइनस ज़्यादा होगा H+ से। pH के बारे में इतना जान लिया 10th लेवल में बहुत है, मोर देन एनफ है। तो ये मैंने आपको देखो pH भी बता दिया। जैसे P का मतलब पावर समझ लीजिए, सोल्यूशन की ताकत, पावर। तो pH वैल्यू हो गया। अगला जो टर्म है वो लाइम। लाइम मतलब चूना होता है। लाइम से जुड़े कुछ फॉर्मूले मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनको आप समझ लीजिए, काम में आपके आएगा। देखिए लाइम से जुड़ा हुआ बोला लाइम स्टोन CaCO3, बोला लाइम क्विक लाइम, क्विक लाइम हुआ CaO, बोला कि स्लैग्ड लाइम चूना बुझ गया CaOH होल ट्वाइस। बोला लाइम वाटर, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये स्लैग्ड लाइम सॉलिड फॉर्म में होता है, ये सॉलिड है और ये इसी का लिक्विड है। तो फिलहाल इतना तो आप लोग जान ही लीजिए। ये 4 टर्म है जो आपको लाइम से रिलेटेड आते हैं। लाइम से रिलेटेड 4 टर्म आते हैं, वो चारों आपके सामने हैं। देखिए लाइम के बारे में भी हो गया, और देखिए अस और इक की बात मैं बताता हूँ। इफ एन एलिमेंट हैज़ 2 वैलेंसीज, अगर 2 वैलेंसीज हैं तो जो लेसर वैलेंसी है, जो छोटी वाली वैलेंसी है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सफिक्स जो बाद में लगाया जाए, प्रीफिक्स जो पहले में लगाया जाए। यूज़ सफिक्स अस का यूज़ करते हैं। और जो हायर वैलेंसी होती है वहाँ यूज़ करेंगे सफिक्स इक का यूज़ करेंगे। तो अस और इक का हम लोग यूज़ करते हैं। अब मैं आपको कुछ 2-3-4 एग्जाम्पल बताता हूँ, उससे रिलेटेड नाम बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं लेड बताता हूँ आपको। मैंने आपको लेड का भी एग्जाम्पल दिया भी था। लेड जो होता है Pb, इसकी 2 वैलेंसी होती हैं, +2 और +4। अगर मान लीजिए Pb +2 वैलेंसी दिखाई जा रही है, Pb2+, तो इसको बोलते हैं हम प्लम्बस आयन। और अगर Pb4+ होगा तो इसको बोलेंगे हम प्लम्बिक आयन। तो अस और इक का ये मतलब होता है। जैसे दूसरा मैंने आपको लिया आयरन Fe, इसकी 2 वैलेंसी होती हैं, एक +2 होती है और एक +3 होती है। +2 होती है, +3 होती है। +2 के लिए अस लगेगा। अगर Fe की वैलेंसी +2 है तो उसको हम बोलेंगे फेरस आयन, और अगर इसकी वैलेंसी 3 है
तो उसको हम बोलेंगे फेरिक आयन। ये जो कॉन्सेप्ट है जिसकी एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है, उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो टर्म होता है वेरिएबल वैलेंसी। एक से ज़्यादा वैलेंसी जो एलिमेंट शो करते हैं तो ये कहते हैं कि वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो देखिए अब आपका अस-इक का कॉन्सेप्ट भी हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और इस वीडियो का एकदम लास्ट हिस्सा है, जिसमें मुझे 2 क्वेश्चन के अंदर आए गए पॉइंट्स को देखना है। ये मैंने इसमें कागज़ में नोट कर लिया था कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्चुअल में एक रिएक्शन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में एक रिएक्शन है, ये 12th लेवल की बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फेरस सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड और KMnO4, इसका नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। और ये होता है आपका फेरस सल्फेट और ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, तभी एसिडिक मीडियम कहा जा रहा है। इसकी रिएक्शन जब आप कराओगे Fe2SO4 होल थ्राइस, फेरस सल्फेट कन्वर्ट होगा। देखिए यहाँ Fe की वैलेंसी 3 है, ये है फेरिक सल्फेट। आपको आयरन की वैलेंसी आनी चाहिए, सल्फेट की आनी चाहिए, फार्मूला बनाना आना चाहिए, तभी आप फार्मूले लिख पाओगे, तभी आप केमिस्ट्री सीख पाओगे। इसके अलावा बनेगा K2SO4, MnSO4 और H2O। बैलेंसिंग बहुत कठिन है, उसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें मेन जो काम होता है वो देखिए क्या हो रहा है, KMnO4 से MnSO4 बन रहा है, ये पर्पल होता है, ये वेरी पेल पिंक, मतलब अगर अप्रॉक्स में देखें तो कलरलेस ही होता है, तो इसीलिए कलर ये गायब हो जाता है, ऑलमोस्ट कलरलेस है मैग्नीज सल्फेट। ये 6वें क्वेश्चन में आने वाली रिएक्शन है। और जो 13th क्वेश्चन है उसमें जैसे आपका लिखा है पोटेशियम आयोडाइड KI हो गया, लेड नाइट्रेट Pb लिखा, NO3 लिखा। नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है तो Pb के पास 1 लिखा। लेड की वैलेंसी तो 2 भी होती है 4 भी होती है, क्लियर नहीं लिखा। ये प्लम्बस है कि प्लम्बिक है, ये एरर है। फिलहाल सब जगह 2 लेके चल रहे हैं तो 2 लेके हम चलेंगे। तो ये देखिए बन गया लेड नाइट्रेट। अब आयनों की अदला बदली होगी, Pb आएगा I के साथ में, बना Pb I के साथ में। और चूँकि Pb की वैलेंसी 2 है और I की 1 होती है तो बनेगा PbI2। अभी 2I हुआ तो यहाँ 2 कर दिया। इसके अलावा K के साथ NO3 आएगा, K की +1 होती है, NO3 की -1 होती है, तो बनेगा KNO3 और यहाँ 2 कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। अभी ये बोल रहा है कि PbI2 का देखिए प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट है किसका, PbI2 का। तो PbI2 जो है इसको आयन में तोड़ना सीखिए। 1 Pb 2I 2I + 2I। Pb की वैलेंसी 2, जो पहले लिखा होता है वो पॉजिटिव, बाद में लिखा होता है नेगेटिव, तो ये 2+ हो गया, ये माइनस हो गया। यानी कि अगर हमको PbI2 बनाना है तो कह रहा है कि ये अगर हमारे पास नहीं है, इसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्वियस है I तो है हमारे पास में, हमको लेड वाला कोई सॉल्ट चाहिए। लेड वाला सॉल्ट एक हमको दिया है PbSO4, इसके बारे में वो कह रहा है ये इनसॉल्युबल है, तो ये तो बेकार हो गया। मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा क्वेश्चन में क्या था, लेकिन ये 2 नाम आए थे, क्वेश्चन मैंने बताया वहाँ पे समझो। ये देखो लेड एसीटेट होता है, इसमें भी वही है, लेड की वैलेंसी 2 है, एसीटेट की वैलेंसी 1 है, तो हमें लेड आयन चाहिए जिसमें Pb2+ आयन हो, वो लेना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मैं समझाने में कामयाब रहा हूँगा। कोई दिक्कत हो कमेंट करिए, पूछिए मुझसे लिख के, मैं अपने हर एक कमेंट, जितने कमेंट होते हैं मैं सबका जवाब देता हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ।
रात में 9 PM। तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।